कक्षा नवम भौतिक विज्ञान के प्रथम वीडियो में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम सभी भौतिक विज्ञान में इसका भौतिक विज्ञान खंड में जो पहला चैप्टर है गति, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसका जो पहला चैप्टर है वह है गति। इसको बोलते हैं मोशन। तो पहले हम गति जानने के पहले हमारे दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं या पिंडों को देखते हैं, जिनमें से कुछ वस्तुएं विरामावस्था में होती हैं। जैसे किसी स्थान पर कोई पेड़ है, कोई घर है, कोई स्कूल है, पृथ्वी पर कोई मकान है आदि। कुछ वस्तुएं गतिमान अवस्था में होती हैं, जैसे खेल के मैदान में खिलाड़ियों की गति, सड़क पर वाहनों की गति, परमाणवीय गति, अणु गति, आकाशीय पिंडों में सूर्य के सापेक्ष गति। तो इस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में ये देखते हैं कि इस धरती पर तमाम वस्तुएं ऐसी हैं जो स्थिर अवस्था में हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो गति की अवस्था में हैं। तो इससे हमें निष्कर्ष यह निकलता है, इन सभी चीज़ों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है तो ऐसी वस्तु को गति की अवस्था में कहते हैं। क्या हम कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है तो ऐसी वस्तु को गति की अवस्था में कहते हैं। मतलब जब कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। जैसे मान लीजिए हम किसी स्थान पर खड़े हैं और हम ये देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति साइकिल पर बैठा हुआ और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से वो दूर जा रहा है। तो उसमें क्या हुआ, हम जहाँ पे खड़े हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी स्थान पर खड़े हैं, हम मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं और एक साइकिल चलाता हुआ व्यक्ति यहीं से गुजर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मान लीजिए मैं बिंदु P पर खड़ा हूँ और यहाँ से साइकिल से गुजरता हुआ कोई व्यक्ति है Q, जो लगातार मतलब हमारे स्थिर बिंदु से जहाँ पे हम स्थित हैं वहाँ से कोई आदमी साइकिल से चलते हुए चला जा रहा है। तो P मैंने अपने को माना है और Q जो बिंदु है, जो आदमी साइकिल पे बैठा है, तो साइकिल पे बैठा व्यक्ति यहाँ से लगातार चल रहा है। तो भौतिक विज्ञान की भाषा में हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि यह जो Q बिंदु है, इस P बिंदु के सापेक्ष लगातार अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। और जब कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसके स्थिति में परिवर्तन के सापेक्ष समय में भी परिवर्तन होता है। यानी मान लीजिए पहले सेकंड पे वो यहाँ पे है, दूसरे सेकंड पे इससे थोड़ी और दूरी पे जाएगा, फिर तीसरे सेकंड पे थोड़ी और दूरी पर जाएगा। तो इस समय हम देख रहे हैं कि पहले सेकंड में इतनी दूरी तय किया, मान लीजिए एक सेकंड में यहाँ तक आया इस P1 बिंदु पर, और फिर एक सेकंड के बाद वो P2 पहुँच गया, फिर अगले सेकंड में वो P3 भी पहुँच गया। ऐसे करते करते वो यहाँ पे मान लीजिए ये आ गया P9 पे। तो कहने का मतलब ये है
कि हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से जो क्यू आदमी साइकिल पे जा रहा है, तो P1 से लेके वो P9 तक स्थिति लगातार बदल रहा है। और इस P बिंदु और P1 के बीच जो टाइम गैपिंग है वो 1 सेकेंड की है। तो अगर हम ये कहें कि P से P1 पे गया तो 1 सेकेंड में गया, फिर P2 पे गया तो 1 सेकेंड ये और 1 सेकेंड ये, 2 सेकेंड हो गया। यानी P से P1 में 1 सेकेंड, P से P2 में 2 सेकेंड, ऐसे P3 में 3 सेकेंड, चाहे 4 सेकेंड, 5 सेकेंड ऐसे। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसके समय में भी परिवर्तन हो रहा है। तो जब यह स्थिति होती है तो हम कहते हैं कि जो बिंदु चल रहा है वह गति की अवस्था में है, यानी कि वह गतिमान है। तो वही यहाँ पे हमने लिखा कि जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, यानी कोई स्थिर बिंदु है, जैसा कि मैंने भी माना था कि ये जो P है इसको हमने माना था ये स्थिर बिंदु है, ये स्थिर बिंदु है, और Q जो बिंदु है, यह बिंदु ये गति कर रहा है। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग कि जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है तो ऐसी वस्तु को गति की अवस्था में कहते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि वह वस्तु गतिमान है, गति कर रहा है। इसके ठीक विपरीत अगर हम जाएं तो इसके विपरीत अगर हम ये कहें, इसके विपरीत ये कहें हम कि जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित का मतलब होता है बदलना, समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है तो ऐसी वस्तु को विरामावस्था में कहते हैं, विरामावस्था में कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गति की अवस्था हम तब कहेंगे जब कोई वस्तु स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ लगातार बदल रही हो, तब हम कहेंगे कि वह वस्तु गति की अवस्था में है। और अगर हम ये कहें कोई वस्तु है जिसका स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी बदल नहीं रहा है, तो ऐसी वस्तु को विरामावस्था में कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु A है और यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु B है। तो A बिंदु और B बिंदु, अगर हम इस बिंदु को स्थिर मानते हैं तो इस यहाँ पर हम खड़े हैं और B बिंदु का हम प्रेक्षण कर रहे हैं। तो अगर हम ये देखें कि B बिंदु के अंदर, जैसे मान लीजिए A से B की दूरी, सपोज कर लो कि A से B की दूरी मान लो 3 मीटर की है, और हम सपोज कर लीजिए कि हम 10 बजे हम A बिंदु पर खड़े हैं और B बिंदु को देख रहे हैं। तो A से जो B का डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, और 10 बजे के बाद 10:01 पे, चाहे 10:02 पे, चाहे 10:03 पे हम देख रहे हैं फिर से। तो अगर यह B वाला बिंदु वहीं पर है, समय परिवर्तित हो रहा है लेकिन स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसकी स्थिति नहीं बदल रही है, तो हम कहेंगे कि यह जो वस्तु B है यह गति की अवस्था में नहीं है, यह विराम की अवस्था में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर समय बदल रहा है तो इसकी स्थिति में भी परिवर्तन होना चाहिए। अगर B की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है और समय बदल रहा है, समय परिवर्तित हो रहा है और इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो कहेंगे यह जो बिंदु B है वह A के सापेक्ष विरामावस्था में है। विरामावस्था का मतलब विराम की अवस्था में है, यानी वह समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर निकल के हमारे सामने 2 बातें आई। एक तो पहली बात आ गई गति की और दूसरी बात आ गई विराम की। यानी विराम एवं गति सापेक्षिक शब्द हैं। एक ही वस्तु साथ साथ गति एवं विराम दोनों अवस्था में हो सकती है। जैसे पटरियों पर दौड़ती अगर रेलगाड़ियों में जो सवारियां बैठी हैं, पटरियों के किनारे खड़े खंभों तथा पेड़ों के सापेक्ष तो गति की अवस्था में है, किंतु रेलगाड़ी के सापेक्ष
सवारियां विरामावस्था में हैं। क्यों? क्योंकि सवारियों की स्थिति में रेलगाड़ी के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मान लीजिए हम ट्रेन में बैठे हैं, तो ट्रेन तो चल रही है, तो ट्रेन के साथ हम भी चल रहे हैं। तो ट्रेन चल रही है, ट्रेन के अंदर अगर हम बैठे हैं तो हम अपने आप को विरामावस्था में मानेंगे। लेकिन वही अगर ट्रेन चल रही है और हम एक जगह पे खड़े हैं ट्रेन के बाहर, तो हम कहेंगे कि ट्रेन गति की अवस्था में है और हम विरामावस्था में। क्यों? क्योंकि हमारी स्थिति में परिवर्तन, हम स्थिर बिंदु हैं और ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन का समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो हम कहेंगे कि जो ट्रेन है वो गति की अवस्था में है, और ट्रेन में अगर हम अंदर बैठे हैं तो हम ट्रेन के सापेक्ष विरामावस्था में हैं, क्योंकि हम तो बैठे हुए हैं अंदर। तो कोई भी वस्तु निरपेक्ष विरामावस्था में नहीं हो सकती। तो हम इसी के बारे में गतिमान वस्तु का वर्णन करेंगे और गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये थी गति की परिभाषा, और विरामावस्था की क्या परिभाषा है। ये गति की परिभाषा है और विरामावस्था की परिभाषा, यानी कि हम कब वस्तु को गति की अवस्था में कहेंगे और कब वस्तु को हम विरामावस्था में कहेंगे। अब इसके बाद आता है कि किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन हम कैसे करेंगे, किसी वस्तु की गति का वर्णन हम कैसे करेंगे। तो किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित करके हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गांव में एक अस्पताल बस स्टेशन से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। यहां हमने अस्पताल की स्थिति को बस स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। इसमें बस स्टेशन को हम मान ले रहे हैं क्या, निर्देश बिंदु, यानी वही है हमारा स्थिर बिंदु। तो इस तरह से किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, और उस निर्देश बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु जब तक नहीं रहेगा हम गति का वर्णन नहीं कर सकते। यानी जैसे ये कहा जाए कि मान लीजिए कि ये कोई गांव है, ये गांव का अस्पताल है, ये, और अस्पताल जो है वो बस स्टेशन से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। ये मान लीजिए हमारा बस स्टेशन है, और अस्पताल ये है और बस स्टेशन ये है। तो अस्पताल जो है वह बस स्टेशन से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। तो यहाँ पर अस्पताल की स्थिति को बस स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया गया है, क्योंकि जब तक बस स्टेशन की बात हम नहीं करेंगे हम अस्पताल के दिशा और अस्पताल की दूरी के बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर बस स्टेशन को निर्देश बिंदु मानना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं, जिसको हम स्थिर बिंदु मानते हैं उसको हम कहते हैं निर्देश बिंदु, और इसी का दूसरा नाम है मूल बिंदु। यानी हम किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए एक हमें निर्देश बिंदु चाहिए, यानी ये हमको एक मूल बिंदु चाहिए, तभी हम किसी वस्तु की स्थिति को दर्शा पाएंगे। अब इसके बाद आता है, हमको पढ़ना है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति को हम बोलते हैं इंग्लिश में मोशन एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। सरल रेखीय गति का मतलब सरल रेखा में गति, सीधी रेखा में गति, यानी यह एक साधारण प्रकार की गति है। गति का एक साधारण प्रकार है सरल रेखीय गति। इसको हम कैसे समझेंगे, जब कोई कण एक सरल रेखा में, सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा में, जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे
देखिए परिभाषा इसकी क्या है, जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए हम छत पे खड़े हैं और छत से ऊर्ध्वाधरतः अगर हम गेंद नीचे गिरा रहे हैं, छत से खड़े हैं, छत से ऐसे हम गेंद गिरा रहे हैं नीचे की ओर, तो जो गेंद जाएगा वो एकदम सीधी रेखा में जाएगा। तो गेंद की जो यह गति होगी वह सरल रेखीय गति होगी, क्योंकि वह सरल रेखा में, सीधी रेखा में गति कर रहा है। कोई भी वस्तु जब सीधी रेखा में गति करेगा तो उसकी गति को हम बोलेंगे सरल रेखीय गति। जैसे मान लीजिए यह क्षैतिज है और इस पर हम गेंद को ऐसे छोड़ दिए, तो गेंद को जब छोड़ेंगे तो ये क्षैतिज सतह पर ये चलने लगेगी। तो यह जो गति होगी, गेंद की जो गति होगी, उसको हम बोलेंगे सरल रेखीय गति। मान लीजिए ऐसा सरफेस है, थोड़ा लुढ़कता हुआ सरफेस, और यहाँ से हम गेंद को छोड़ेंगे तो गेंद हमारा लुढ़कते हुए जाएगा। तो क्षैतिज सतह पर लुढ़कती हुई गेंद की जो गति होगी वह भी सरल रेखीय गति ही है। इसका मतलब हम किसी भी गति को सरल रेखीय कह देंगे, कब कह देंगे, कि जब वह सरल रेखा में गति कर रहा हो। यानी कोई भी पिंड, कोई भी कण, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी पार्टिकल जब एक सीधी रेखा में गति करेगा तो उसकी गति को हम सरल रेखीय गति कहेंगे। जैसे किसी छत से ऊर्ध्वाधरतः नीचे गिराई गई गेंद की गति, इस गति को हम कहेंगे कि यह जो गेंद की गति है उसको हम कहेंगे सरल रेखीय, क्योंकि जैसे ही आप ड्रॉप करोगे गेंद को छत से तो वो सीधी रेखा को फॉलो करता हुआ नीचे गिरेगा। तो चूंकि वो जिगजैग मोशन नहीं करेगा, टेढ़ी मेढ़ी गति नहीं करेगा, इसलिए उसको हम कहेंगे सरल रेखीय गति। यानी कि जो गति सीधी रेखा में होगी उसको हम कहेंगे सरल रेखीय गति। फिलहाल आप यहीं तक अध्ययन करेंगे। इसमें अगर कहीं आपको कोई दिक्कत होगी तो आप व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से संपर्क स्थापित करेंगे। धन्यवाद।